नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। नतीजों के बाद सीएम योगी का ये पहला दिल्ली दौरा है। तो वहीं कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि नतीजों के बाद सीएम योगी का ये पहला दिल्ली दौरा है और ऐसे में कल बीजेपी मुख्यालय में होने जा रही संसदीय दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल होने वाली बैठक में जहां सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शामिल होना है और ऐसे में ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सहयोगी दल भी जाएंगे दिल्ली। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सहयोगी दलों को भी दिल्ली में होने जा रही बैठक में बुलाया गया है, जिसमें अपना दल एस सुभाषपा भी शामिल होंगे। इसके अलावा निषाद पार्टी और रालोद भी बैठक में शामिल होंगे। तो कल 11 बजे दिल्ली में ये एनडीए की बैठक होनी है, जहां उत्तर प्रदेश में भी एनडीए के सहयोगी दलों को कल होने जा रही बैठक में बुलाया गया है। इसमें सुभाषपा से ओपी राजभर, निषाद पार्टी से संजय निषाद, अपना दल एस से भी वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही आरएलडी से जयंत चौधरी भी कल होने जा रही बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दरअसल कल 11 बजे दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के भी एनडीए सहयोगी दल शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो सहयोगी दलों को दिल्ली की बैठक में बुलाया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में अपना दल एस सुभाषपा शामिल होंगे। इसके अलावा निषाद पार्टी और आरएलडी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हैं। तौकीर, अब चुनावी नतीजों के बाद कल एनडीए की एक और बैठक बुलाई गई है जहां उत्तर प्रदेश के भी सहयोगी दल शामिल होंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? कई ऐसे सहयोगी थे जो अपना चुनाव हार गए, चाहे ओम प्रकाश उनके बेटे वो भी चुनाव हार गए हैं। वो देखिए, इसके बाद भी उनको बुलाया गया है और जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको आगे देखा जा रहा है कि इसमें कहां से उनका नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस चुनाव में 2 सहयोगी ऐसे थे, चाहे आरएलडी हो और चाहे अनुप्रिया पटेल। आरएलडी ने अपनी 2 सीटें जीती हैं और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने 1 सीट जीती है। ये जो महत्वपूर्ण जो दल है इनके, इसमें से जो ओम प्रकाश राजभर खासकर जो अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो चुनाव हार गए और संजय निषाद वो भी चुनाव हारे हैं, उनके बेटे चुनाव हारे। यानी कि इन दोनों दलों की भूमिका और इसके बाद उत्तर प्रदेश की अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, ये कह सकते हैं कुछ बड़ा फेरबदल की भी एक जो संभावनाएं हैं वो भी जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में खासकर जब अभी लोकसभा के नतीजे और समीक्षा जब होगी तो उत्तर प्रदेश में जो बड़ी हार मिली है इस बार 40 सीटों से ज्यादा का, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा है कि आखिर इसके बाद फेरबदल माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा देखने को मिल सकता है। जी वो भी उस पर समीक्षा होगी और जो सहयोगी दल है उनसे भी बातचीत की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में आखिर जो चुनाव के जो नतीजे रहे, खासकर पूर्वांचल की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका, वहां से बड़ी हार मिली, अवध से बड़ी हार मिली। ज्यादातर जो सहयोगी दल है वो पूर्वांचल से दावा करते हैं। आरएलडी को छोड़कर सभी सहयोगी जो है एनडीए के उत्तर प्रदेश में वो पूर्वांचल से आते हैं। उसके बावजूद पूर्वांचल में ही बड़ी हार देखने को मिली। ऐसे में सबकी भूमिका पर भी सवाल होगा और तय होगा कि आगे कौन किसके साथ रहेगा, किसकी क्या भूमिका रहेगी, वो भी जरूर चर्चा का विषय होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश में अभी बदलाव की जो एक आहट है और उसको लेकर भी जो है अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। क्या फिर उत्तर प्रदेश में क्या किसी तरह का बदलाव भी देखा जा सकता है?
क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जो इस बार चुनाव मैदान में थे, उन्होंने भी अब चुनाव हारे हैं वो, तो उनके साथ क्या होगा आगे, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर सामने भी रहेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कल सुबह 11 बजे दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है, जहां उत्तर प्रदेश के भी सहयोगी दल इस बैठक में शामिल होंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कुछ ही देर में योगी कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी सभी मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां से कुछ ही देर में योगी कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर इस बैठक पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आपसे कुछ ही देर में योगी कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होनी है। आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और खासतौर पर जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्थिति रही, इसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, योगी की कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है और काफी आक्रामक कूद में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखे हैं। सुबह सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को बुलाया और उत्तर प्रदेश में विभाग में कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक की और दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी काम में लेट लपीट बख्शा नहीं जाएगा और जो भी काम दिए गए हैं उनको समय सीमा पर अधिकारियों को करने होंगे। उसके बाद एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्री हैं उनको भी बुलाया है, उनसे औपचारिक मुलाकात होगी और विभाग के कामों को लेकर समीक्षा बैठक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुझे लगता है हर जिले में जा करके जमीनी हकीकत को परखा भी है चुनाव में कि क्या हालात उत्तर प्रदेश के जमीनी हकीकत में हैं और अधिकारी और मंत्री किस तरीके से अपने विभाग को देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के अब चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में रही है कि जनता की नाराजगी को देखते हुए या फिर इस समय आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार भी लगाया है, तमाम भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। इन सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बैठकों का दौर जारी किया है। सुबह अधिकारियों की इस बैठक के बाद अब मुख्यमंत्री जो तमाम उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आगे की किस तरीके से रणनीति अपनाया जाए और ताकि जनता की ज्यादा से ज्यादा काम हो, जनता में जो नाराजगी जो देखने को मिली है उसको किस तरीके से मिटाया जाए और साथ ही साथ क्योंकि आने वाले 2027 का जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर अब सरकार कोशिश करेगी कि जनता जो नाराज हुई है या फिर जो हालात हुए हैं उनको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाएगी। बिल्कुल अनूप, यानी कि कुल मिलाकर के ये माना जाए कि आज की ये बैठक इस पर कि जिस तरह से चुनाव नतीजे रहे, कहां कमी रही और किन जगहों पर अब काम करने की जरूरत है, इस पर पूरी तरीके से योगी कैबिनेट का फोकस। बिल्कुल सही कहा जा सकता है कि अब मंथन का दौर है, कमियों को देखने का दौर है और आगे जो आगामी चुनाव को देखते हुए या फिर आगे पार्टी को कैसे बढ़ाना है और सरकार के कामकाज ताकि सबसे जनता को लाभ पहुंचे और जनता की जो नाराजगी या फिर आपसी कलह जो देखने को मिली है कहीं न कहीं उसका परिणाम है। ऐसे में अभी समय है, मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करें, कोशिश करेंगे कि इस डैमेज कंट्रोल किया जाए और आने वाले समय में जो जनता की कठिनाइयां हैं, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उस पर सरकार खरी उतरे। अधिकारियों की जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही थी या फिर जो जनता दरबार में लगातार फरियादी जिन जिलों से आ रहे थे उसकी भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। आज मैं वहां पर पहुंचा भी था तो वहां पे तमाम फरियादी बता रहे थे कि थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अधिकारी वहां से घुमा देते हैं और मुख्यमंत्री के पास वो आए हैं। तो कहीं न कहीं काफी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के वासियों की और वही वजह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार लगता है तो भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उनको फायदा भी होता है। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से चुनावी नतीजे रहे उन पर भी चर्चा की जा रही है।
वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से अपनी सरकारी आवास पर आचार संहिता की वजह से पिछले 2 महीनों से बंद जनता दर्शन कार्यक्रम फिर शुरू कर दिया है। बता दें कि पूरे प्रदेश से आए लोगों को सीएम योगी ने समस्याओं का निस्तारण किया और साथ ही साथ मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित उन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। आम चुनाव 2024 में कैराना, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर सीट पर कांग्रेस के प्रभारी रहे नवाब अहमद हामिद ने हमारे संवाददाता सरफराज अहमद से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। पश्चिमी यूपी में अपनी सादगी और सरलता से सूबे की राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले नवाब कोकब हमीद के बेटे अहमद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब कोकब हमीद साहब के बेटे अहमद हमीद कांग्रेस में युवा नेता हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी थी, लेकिन जिस तरीके से आम चुनाव के नतीजे आए हैं, आज हमारे साथ उनसे हम बात करेंगे। अहमद जी, ये बताइए, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं जो मैंडेट जनता ने दिया है? खासकर कांग्रेस की अगर बात करें तो एक जो ज़मीन थी जहां आशे पे थी कांग्रेस, अब जो है एक अच्छी पहचान मिली है और अच्छा जो है संख्या भी रिवाइवल करने की ओर है। तो क्या लगता है आपको, क्या कितनी मेहनत आपने की? देखिए, मेहनत तो हर किसी ने करी। इसमें तो एक एक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, आप का हो, पूरे इंडिया गठबंधन के हर एक व्यक्ति ने पूरी मेहनत करी, जिसकी वजह से आज इंडिया गठबंधन का यूपी के अंदर रिवाइवल हुआ है। और कांग्रेस की सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं थी, आज उसकी इतनी सीटें आ गई हैं। ये इलेक्शन मैं कहूँगा जनता ने लड़वाया है। पार्टी तो लड़ती हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन को बिल्कुल फर्श पे अगर कहो तो जनता ने लड़वाया, क्योंकि ये लड़ाई एक संविधान के बचाने की लड़ाई थी। इसमें जो हरकतें हो रही थी, जो बातें हो रही थी कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, उसके डर से कि बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो जनता खुद ज़मीन पे उतरी है और खुद इन इलेक्शन को संभाला है। और आज ये इलेक्शन बिल्कुल संविधान को बचाने का, मजदूरों को, बेचारे जो कमज़ोर हैं उनको हक दिलाने का, ये बिल्कुल न्याय दिलवाने की जो राहुल गांधी जी ने न्याय की बात करी थी, गारंटी की बात करी थी, ये पूरा इलेक्शन ही न्याय दिलवाने का इलेक्शन था। और इसी वजह से आज हमें ये सफलता मिली। पश्चिम की अगर बात करें तो कांग्रेस ने सहारनपुर में जिस तरह से करिश्माई जीत हासिल की है इमरान मसूद ने, आप वहाँ के प्रभारी बनाए गए थे, तो किस तरह से आपने जनता के बीच जाकर के देखा, कितनी मेहनत आपने की, नब्ज किस तरह से आपने टोटली जनता की, क्योंकि बहुत बड़ी जो जीत का अंतराल है वो देखने को मिला है उनके लिए? देखिए, जनता बहुत सालों से वहाँ पर परेशान थी और इमरान मसूद साहब जो हमारे कैंडिडेट रहे थे कांग्रेस की तरफ से, वो खुद और उनका परिवार तो खैर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो वहाँ पे हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा रहे और जनता ने ये महसूस करा कि चाहे वक्त बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इमरान साहब हमेशा रहे। हम लोगों ने वहाँ पर जाकर एक एक जाति पे, एक एक लोगों पे यही बात करी कि भाई संविधान बचाएंगे, ऐसी पार्टी लेकर आएंगे जो किसी मजहब में या किसी जाति के बीच में फ़र्क नहीं करती और वो देश के विकास की बात करती है। तो यही चीज़ थी, यही मैनिफेस्टो हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लेकर गए थे और यही हमारा कारण था हमारी जीत का। अच्छा, कुछ दिन पहले आरएलडी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, तो कुछ खास आपके मन में चल रहा था क्या? कुछ कमी ऐसी रह गई जो आपने कांग्रेस का ही दामन थामा था, उसके बाद में आपने कर भी दिखाया वो करिश्मा? कांग्रेस आने का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जब तक मैं एटलीस्ट अपनी बात करूंगा, अब तो राष्ट्रीय लोकदल एनडीए की तरफ चली गई है, लेकिन इससे पहले हम हमेशा सरकार के खिलाफ ही थे। जो किसानों के साथ हो रहा था, जो मजदूरों के साथ हो रहा था, चाहे आप ये अपनी जो किसानों का धरना था उसको लेके चले जाए, लखीमपुर खेड़ी में जो हुआ उसको ले, तो हम उसकी ही लड़ाई लड़ते थे। कहीं पर मैंने सोचा कि यार ये लड़ाई हम 1 ज़िले 2 ज़िले में लड़ रहे हैं, इसको क्यों ना अपनी आवाज़ एक नेशनल लेवल पर जाके बात करें, स्टेट लेवल पे बात करें, और वो एक नेशनल लेवल पार्टी के साथ जोड़ने के साथ ही होता। फिर खैर मैं राहुल गांधी जी की दोनों यात्रा निकली, बागपत भी आए थे, प्रियंका गांधी जी के विचारधारा, तो मेरी इनसे खैर पुराने ताल्लुक थे, हमारी उन्हें मुलाकात भी हुई, तो उनकी विचारधारा सुनने के बाद लगा कि हाँ, ये लोगों के पास एक नीति भी है, रणनीति है, जिसके कारण ये आज नहीं तो कल हिंदुस्तान में बदलाव ला सकते हैं। तो मैं क्यों ना ऐसी पार्टी से जुड़ूं जो हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए बात करता हूं। और खैर उसके बाद तो लोकदल ने क्या करा, उन्हें अपना वो तो खैर आप सब जानते ही हैं। ये सर रास्ता कैसी चल रही है सरकार बनाने को लेकर? एनडीए भी है और इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि अभी कोई रास्ते बंद हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी कुछ बात हुई है, आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, आप कोशिश तो चली रही है, ये सब आप लोग भी जानते हैं। हमारी दूसरे एनडीए के बहुत से नेता हैं, बहुत से एमपीज हैं जो एनडीए से टूटकर
कांग्रेस के साथ अपना जोड़ बनाए बैठे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। अब ये टॉप लेवल में क्या डिस्कशन होगा, क्या होगा, वो तो खैर हाईकमांड ही जानती है वो कैसे करेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल है कि एनडीए में भी लोग वो नाराज हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से। वो चाहते हैं कि वो टूटकर एक ऐसी सरकार का पार्ट बने जो हिंदुस्तान के बारे में सोचती है, अपने बारे में ना सोचे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अहमद नवाब हमीद, जिन्होंने हमसे बात की और तमाम अपने विचार हमारे साथ साझा किए। इनका मानना है कि जो चुनाव है ये दरअसल महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर हुआ है और इसी की चोट जो है जनता ने दी है अपनी वोट डाल करके। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। तो वहीं घोसी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी राजीव राय ने जीत हासिल की है। तो वहीं इस जीत के बाद उन्होंने हमारे संवाददाता विवेक चौहान से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। घोसी लोकसभा में, और आपको बता दूं कि घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के यहाँ पे सांसद राजीव राय हैं और इनसे हम जानते हैं, चुनाव जीत चुके हैं। और राजीव राय से मैं बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे? जनता के सामने नतमस्तक है। इस बार जनता किस मुद्दे पे चुनाव? इस बार जनता ने एक मुद्दा चुना जो उनके बीच रहा है, जिसने साबित कर दिया है कि बिना किसी पद पर भी रहकर किस तरह एक परिवार के भाई और बेटे की तरह सेवा की जाती है। उस व्यक्ति के आगे जनता ने सारे जात, धर्म, पार्टी के बंधन को तोड़ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनके मुद्दों पर खरा उतरूं। इसके पहले जितने सांसद हुए घोसी चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं, लेकिन आप अभी तक यहाँ बने हुए क्या? अरे भैया, मैं तो 10 साल से हार के भी बना हुआ हूँ। जीतने के बाद चले जाते हैं, जो हार कर रह गया, हारने के बाद तो टिकता नहीं है कोई कि मेरा इतना करोड़ का नुकसान होगा, मैं निकल लूँ। जैसे हमारे खिलाफ जो लड़े थे वो भी नहीं टिके कहीं हार के। तो अभी जीतने के बाद भी मैं दिल्ली नहीं गया, सब लोग चले गए दिल्ली। पहले मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, सबको प्रणाम करूंगा, सबका आशीर्वाद लूंगा, तब दिल्ली जाऊंगा। चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। मथुरा में युवक को किश्तों पर मोबाइल लेना पड़ा भारी। 3 साल से बैंक लगातार काट रहा किश्त, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर दिव्यांग युवक। मैनपुरी में विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया वृक्षारोपण। एनके कॉलेज पर छात्र छात्राओं ने लगाए 51 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का लिया संकल्प। आगरा में पत्थर फैक्ट्री में काम कर रहे युवकों से मारपीट, काम का वेतन मांगने पर की गई युवकों के साथ पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में पुलिस की सक्रियता से हुआ खुलासा, कच्चे घर से दफन बेटे का शव बरामद। मां ने डर के मारे बेटे की लाश को दफनाया, शव को भेजा गया पोस्टमार्टम हाउस। श्रावस्ती में दरोगा के उत्पीड़न से आहत होमगार्ड ने खाया जहर, दरोगा पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी का आरोप। एसपी घनश्याम चौरसिया ने जांच के दिए आदेश। बहराइच में अवैध खनन के खिलाफ डीएम की बड़ी कार्रवाई, खनन में लिप्त 104 वाहनों को डीएम के निर्देश पर पकड़कर किया गया सीज, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। मोहनलालगंज के सोहवा में बेटी की हत्या कर शव दफनाने का आरोप, पत्नी ने पति पर लगाया बेटी का गला दबाकर हत्या का आरोप। पुलिस फॉरेंसिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में निकलवाया गया शव। संत कबीर नगर में मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। ललितपुर में टूटकर गिरे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बाइक सवार 3 ग्रामीण झुलसे, तीनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। बागपत में दुकान से ताला तोड़कर हजारों की चोरी, पीड़ित ने मामले की तहरीर खिड़का पुलिस को दी, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी।